आज हम एक नया क्वेश्चन लिख के चलते हैं। डिमांड का एक पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम इसको कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड यानी मांग। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड का में हम बात करें बेटा कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रादर देन प्राइस। प्राइस को छोड़कर, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी को छोड़कर सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना बेटा? कांस्टेंट मानना है। पहली बात। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ डिमांड शो द इन्वर्सली रिलेशनशिप बिटवीन, यानी लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। इन्वर्सली रिलेशन यानी अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर राइज होती है, इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी बेटा? डिक्रीज। यानी किसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड उसकी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी, फॉल होगी। और अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड उसकी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। यानी इट शो इन्वर्सली रिलेशन। कौन सा रिलेशन बेटा? इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। एक बात याद रखें, लॉ ऑफ डिमांड में ऑल डिटर्मिनेंट्स, ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट रादर देन प्राइस। यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे रादर देन प्राइस, प्राइस को छोड़कर। तो ध्यान दें, लॉ ऑफ डिमांड में वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर कौन है बेटा? प्राइस। और बाकी सभी फैक्टर को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट। यानी वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर कौन है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव कांस्टेंट है, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है बेटा, साइज ऑफ पॉपुलेशन एटसेट्रा जितने भी वो सब कांस्टेंट है। यानी डिमांड ओनली फॉर डिपेंड करती किस पर? प्राइस ऑफ कमोडिटी पे। तो क्वेश्चन आता है बेटा कि लॉ ऑफ डिमांड में वेरिएबल फैक्टर कौन है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिपेंडेंट फैक्टर कौन है? डिमांड। एक और, लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, नॉट ए क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटी शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन बता देता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। और प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। डायरेक्शन शो करेगा, इन्वर्स रिलेशन शो करेगा, नेगेटिव रिलेशन शो करेगा, डायरेक्शन बता देगा, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं बताएगा कि हाउ मेनी चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आएगा, इसके बारे में वो बात नहीं करेगा। वो ओनली फॉर ये बता सकता है तुम्हें कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज होगा, डायरेक्शन नेगेटिव होगा, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या ध्यान रखनी है? लॉ ऑफ डिमांड हमें इन्वर्स रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच। नंबर सेकंड, ऑल फैक्टर्स जितने भी वो सब क्या रहते हैं बेटा? कांस्टेंट रहते हैं रादर देन क्या बेटा? प्राइस। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वेरिएबल फैक्टर कौन है? प्राइस। यानी इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है? प्राइस। और डिपेंडेंट फैक्टर कौन है बेटा? क्वांटिटी डिमांड। फोर्थ बेटा, डिमांड फंक्शन की अगर पूछे तो डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ ओनली फॉर प्राइस ऑफ एक्स। बाकी सबको अपने को क्या करना बेटा? कांस्टेंट मानना है। लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है बेटा। क्वालिटी शो करेगा, डायरेक्शन शो कर देगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, कितना चेंजेस आएगा प्राइस में चेंज से डिमांड में, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो फाइनल वे में हम बात कर ले बेटा कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अगर प्राइस राइज हुई तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। मैंने इसको इस डायग्राम में समझाया है कि अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी बेटा? इंक्रीज। तो बेटा द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। मैंने अभी बताया था कि वेरिएबल फैक्टर ओनली कौन है बेटा? प्राइस। रादर वेरिएबल फैक्टर कौन है? प्राइस। और अदर फैक्टर जितने भी हैं वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड
ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इन्वर्स रिलेशनशिप होती है और इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब है प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। इंक्रीज लिखो, राइज लिखो। क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी, फॉल होगी। प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। बेटा क्वांटिटी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में हमें क्वांटिटी डिमांड लिखना है क्योंकि ये स्पेसिफिक प्राइस आती है कि प्राइस इतनी है, इतनी है, तो इसलिए क्वांटिटी डिमांड। बोलो बेटा पहला अपने डेफिनेशन में लास्ट में हमने बात कर ली कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट एट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शनल रिलेटेड है किससे? प्राइस ऑफ एक्स से। अदर फैक्टर जितने भी रहेंगे, ऊपर मैंने जो लाइन खींची बेटा ये कांस्टेंट की सिंबॉलिक है, ये कांस्टेंट है। ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर कौन है बेटा? प्राइस। यानी फाइनल वे में कहते हैं अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज। अब हम टेबुलर एंड डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं लॉ का कि हमने कहा था लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। यहाँ हमने टेबल ली, टेबल में राम नाम का एक कोई पर्सन है, वो किसी गुड्स को परचेज कर रहा है, इंडिविजुअल पर्सन है बेटा। प्राइस 10 रुपीज़ थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 2 थी। प्राइस जैसे डिक्रीज हुई 8 रुपीज़ हुई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर क्या हुआ? 4। तो प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओ है। यहाँ पर बेटा क्वांटिटी डिमांड लेनी है, क्वांटिटी डिमांड एक्स गुड्स की है और यहाँ पर प्राइस लेनी है। प्राइस कौन कौन सी बेटा? 2 रुपीज़, 4, 6, 8 और 10। अब इसी तरह से बेटा क्वांटिटी डिमांड कौन है बेटा? क्वांटिटी डिमांड 2, 4, 6, 8 और 10। प्राइस 2 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांड 10, 4 रुपीज़ में 8, 6, 8 और 10। इस तरह से आपका ये डिमांड कर्व बना। ओरिजिनल प्राइस से सपोज करो तो अपन लेते हैं 6 रुपये प्राइस थी, 6 रुपीज़ प्राइस थी और उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या थी? ए पॉइंट लिया। और क्वांटिटी डिमांड इसको हम क्या कहते हैं बेटा? Q0 कर दें, क्यू कर दें। यानी प्राइस ओपी थी, प्राइस अपनी क्या बेटा? प्राइस जो है वो ओपी है ओरिजिनल प्राइस, और क्वांटिटी डिमांड क्या बेटा? OQ है। यानी पॉइंट Q पर ओपी प्राइस है और उस समय क्वांटिटी डिमांड क्या? OQ है। अब प्राइस अगर डिक्रीज होकर 4 रुपीज़ हो जाती है यानी OP 0 हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर क्या हो जाती है बेटा? OQ 1। यानी ए से बी पॉइंट पर हम आए, यानी प्राइस डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज। यानी पॉइंट Q पॉइंट पर प्राइस क्या है बेटा? OP है, या ए पॉइंट ले लें अपन, ए पॉइंट की बात करें अपन तो क्वांटिटी डिमांड क्या बेटा? OQ है, प्राइस क्या? OP। अगर प्राइस डिक्रीज होकर OP 0 हो जाती है, OP 1 हो जाती है बेटा, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर क्या हो जाती है बेटा? OQ 1। यानी प्राइस डिक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड क्या हुई? इंक्रीज। इसी तरह से अगर प्राइस इंक्रीज होकर 8 रुपीज़ हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होकर 4 रह जाती है, इसको अपन कर ले बेटा Q2। तो प्राइस अगर इंक्रीज होकर OP2 हो जाती है, इसको सी पॉइंट ले लेते हैं, तो प्राइस इंक्रीज होकर क्या हो? OP2 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होकर क्या होगी? OQ2। तो हमने 3 पॉइंट लिए, ए ओरिजिनल पॉइंट है, बी पॉइंट पर प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सी पॉइंट पर अगर लें तो प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसीलिए डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बेटा फाइनल में बात करते हैं कि ये डायग्राम हमें क्या, टेबल और डायग्राम क्या शो करता है? प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। इन्वर्स रिलेशनशिप है, ओरिजिनल पॉइंट ए था, प्राइस OP थी, क्वांटिटी OQ थी, प्राइस डिक्रीज होकर OP1 हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर OQ1 हो जाती है। बी पॉइंट पर आ जाती है, ए से बी पर अपन क्या करते हैं? मूव कर लेते हैं। इसी तरह से प्राइस अगर इंक्रीज होकर OP2 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड OQ से डिक्रीज होकर OQ2 हो जाती है, जिसको सी पॉइंट से हम सिंबल कर रहे हैं। यानी ए पॉइंट से मूव होकर कौन से पॉइंट पर आ जाती है बेटा? सी पॉइंट पर आ जाती है। तो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच कौन सा रिलेशन है बेटा? नेगेटिव रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने स्टार्ट किया था अदर थिंग बीइंग इक्वल। ये इकोनॉमिक्स का गोल्डन रूल है और हर लॉ के आगे
हम अदर थिंग भी इक्वल लगाते हैं। इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या क्या एजम्पशंस लेकर चलते हैं। एजम्पशन को हिंदी में कहते हैं मान्यताएं। तो क्या एजम्पशंस होनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रादर देन प्राइस। प्राइस को छोड़कर, प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़कर जितने भी डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो सब क्या रहते हैं बेटा? कांस्टेंट रहते हैं। तो हमें इस लॉ में क्या क्या एजम्पशंस लेनी पड़ेगी? प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स दो तरह की होती थी, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, डज नॉट चेंज, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो एक्सेप्शंस ऑफ चेंज इन प्राइस फ्यूचर में प्राइस में चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन क्या है बेटा? कांस्टेंट, यानी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या हो? कांस्टेंट हो। या अदर रिलेटेड फैक्टर जो कंज्यूमर इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशोलॉजिकल हो, चाहे वो क्या हो बेटा? साइकोलॉजिकल हो, तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या मानते हैं बेटा? कांस्टेंट मानते हैं। इसका मतलब ये एजम्पशंस का मतलब होता है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या कांस्टेंट, क्या क्या इक्वल मान के चलते हैं, अदर थिंग इक्वल, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। ओनली फॉर चेंज किस में होगा बेटा? प्राइस में। इसलिए मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में अभी बताया, आपको क्या बताया था कि वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी है, अदर फैक्टर जितने भी हैं वो सब क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट। तो नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, फ्यूचर में प्राइस में कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कोई चेंज नहीं हो, और कंज्यूमर के सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर जितने भी हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सब क्या मानेंगे? अनचेंज्ड मानेंगे, कांस्टेंट मानते हैं। अब हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में सिंबल क्या होता है। सिंबल क्या है? तो बेटा डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ ओनली फॉर क्या बेटा? प्राइस ऑफ एक्स। यानी डिमांड फंक्शन, ये ध्यान रखना है कि प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है और डिमांड डिपेंडेंट फैक्टर है। प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में क्या होता है? चेंज होता है। और अदर फैक्टर जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल अपन लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ वाई, इसके ऊपर एक लाइन खींचिए, इसका मतलब कांस्टेंट है। कंज्यूमर इनकम कांस्टेंट है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अपन सिंबल लिख सकते हैं। ये डिमांड फंक्शन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्राइस ऑफ एक्स 1/QX, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांट डिमांड क्या होगी बेटा? डिक्रीज। प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो क्वांट डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन कितना चेंज होगा? इन्फिनिटी, कुछ भी पता नहीं। कितना भी प्राइस में कितनी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकती है, डिमांड में कितनी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसलिए ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटी शो करता है इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, कितना? इन्फिनिटी चेंज होगा। अब नया पॉइंट पढ़ते हैं अपन, डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं? इट शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। यानी प्राइस राइज, क्वांट डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांट डिमांड इंक्रीज। तो इसके लिए कौन कौन से रीजन हैं? डेरिवेट कैसे होगा? तो मैंने लिखा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांट डिमांड ऑफ द कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डिराइव्ड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। इसके दो मेथड्स हैं। एक हमने LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है बेटा, जिसमें कहा कि कंज्यूमर किसी गुड्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है तो यूटिलिटी क्या होती है? डिमिश। और उस समय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब आता था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता था MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो? इक्वल। तो एक मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस मेथड। दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब आता था? MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो ये इन दोनों मेथड से लॉ ऑफ डिमांड का डेरिवेशन होता है, तो हम इसकी स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड डेरिवेशन का फर्स्ट मेथड है MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसको वन कमोडिटी केस भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी किसी गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस क्या होती है बेटा? इक्वल। यानी कंज्यूमर बाय ए गुड्स ओनली अप टू द पॉइंट। कंज्यूमर किसी गुड्स को कब परचेज करेगा? एक ऐसे पॉइंट पर जब उस गुड्स की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या होती है? इक्वल होती है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और ड्यू टू फॉल इन प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी 40 है और प्राइस भी 40 है। अब मैं प्राइस को डिक्रीज करके 20 रुपीज़ कर देता हूँ। प्राइस को डिक्रीज करके क्या कर देता हूँ? 20 रुपीज़, यानी ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी।
प्राइस ऑफ कमोडिटी की प्राइस जो है वो क्या होगी, फॉल हो गई। अब यहाँ कंडीशन कौन सी हो गई बेटा, यानी यहाँ 40 है, यानी MUX इज ग्रेटर देन क्या बेटा, प्राइस ऑफ एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ग्रेटर हो गई किससे, प्राइस से, यानी गुड्स की यूटिलिटी ज़्यादा है और उसकी प्राइस क्या बेटा कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर गुड्स की परचेजिंग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो क्या हो गया, फॉल इन प्राइस, प्राइस फॉल हुई और कॉल डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी द सिचुएशन चेंज हो गई, MUX इज ग्रेटर देन क्या हो गया, प्राइस ऑफ एक्स, देन द कंज्यूमर बाय द मोर ऑफ कमोडिटी, यानी कंज्यूमर गुड्स की कमोडिटी या गुड्स या कमोडिटी की परचेजिंग को बढ़ाएगा व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब है अब इसकी प्राइस जो डिक्रीज हुई, प्राइस को इंक्रीज करके 80 रुपीज़ कर देते। तो अब कंडीशन ये हो गई, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी लेस हो गई किससे बेटा, प्राइस से। तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा, ड्यू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो सिचुएशन चेंज हो गई, MUX लेस हो गई किससे बेटा, प्राइस से। तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर उसकी डिमांड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो प्राइस इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज। तो लास्ट फाइनल वे में कह सकते हैं कि वन कमोडिटी केस में लॉ ऑफ डिमांड का डेरिवेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी और प्राइस दोनों क्या बेटा इक्वल है। लेकिन जैसे ही किसी गुड्स की प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, MUX ग्रेटर हो जाएगा किससे बेटा, प्राइस से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगी किससे बेटा, प्राइस से। ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर गुड्स के परचेजिंग को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और सो हम कह सकते हैं कि प्राइस डिक्रीजिंग, डिमांड इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। लॉ ऑफ डिमांड के डेरिवेशन का सेकंड मेथड है बेटा टू कमोडिटी केस या इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। टू कमोडिटी केस या इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कब होती है, जब MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई डॉट 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 ऑल गुड्स इतनी होती है। तो मैं कहूं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उस समय आता है अकॉर्डिंग टू द लॉ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी to price, marginal utility to price in case of all consumed is the same। लेकिन हम अपनी फैसिलिटी के लिए टू कमोडिटी केस लेते हैं, इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स, MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ y। अब सपोज करो कि x गुड्स की प्राइस फॉल हो गई, x गुड्स की प्राइस को क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन हो जाएगा किससे बेटा, MUY अपॉन प्राइस ऑफ y। तो सपोज प्राइस ऑफ x गुड्स फॉल, द सिचुएशन चेंज, MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन MUY अपॉन प्राइस ऑफ y। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि MUX 60 है, प्राइस ऑफ x 3 है, MUY 40 है और प्राइस ऑफ y 2। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन 20 इक्वल टू 20 है। अब ये प्राइस जो है हम डिक्रीज करके 2 रुपीज कर देते हैं, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ 30 आ जाएगा, 30 हुआ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, ये ग्रेटर हो गया इससे, यानी MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन MUY अपॉन प्राइस ऑफ y, यानी कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम पर था वो क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम पर आ गया। तो सपोज द प्राइस ऑफ गुड्स x फॉल इन सिचुएशन चेंज, MUX इज ग्रेटर देन MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन MUY अपॉन प्राइस ऑफ y। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा कि x गुड से इसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और y गुड से यूटिलिटी क्या हो रही, कम। तो कंज्यूमर क्या करेगा, y की जगह किसको रिप्लेस करेगा, x को रिप्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि सिचुएशन में क्या आ गया कि MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन MUY अपॉन प्राइस ऑफ y, और कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम पर आ गया। और इक्विलिब्रियम लाने के लिए y की जगह किसको रिप्लेस करता रहेगा, x को रिप्लेस कर रहेगा। तो इन दिस सिचुएशन द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x, यानी उसको x से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है इन कंपैरिजन टू y। y से ज्यादा यूटिलिटी मिलती किससे, x से। इसका रीजन क्या था, x गुड्स की प्राइस में क्या हुआ, डिक्रीजिंग हो गई, फॉलिंग हो गई। तो ये कंडीशन कब तक चलती रहेगी, वो y की जगह x को रिप्लेस करता रहेगा, और वो कंडीशन जब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों आपस क्या नहीं है, इक्विलिब्रियम पर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग प्राइसेस इंक्रीजिंग क्वांटिटी।
तो लिखा है इन दिस सिचुएशन द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स इन कंपैरिजन टू वाई, ही विल बाय मोर यूनिट ऑफ एक्स एंड लेस यूनिट ऑफ वाई। यानी एक्स उसकी परचेजिंग जो इंक्रीज करेगा और वाई उसकी परचेजिंग को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इज फॉल देन डिमांड ऑफ एक्स इज राइज एंड ही विल कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू करेगा, टू डिमांड फॉर एक्स टिल, वो कंटिन्यू करता रहेगा एक्स की डिमांड टिल अगेन वो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कब आ जाएगा, एमवी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एमवी वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर एक्स उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब एमवी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स लेस हो जाएगा किससे, एमवी वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। इन सिचुएशन में क्या करेगा, कंज्यूमर वाई गुड्स की परचेजिंग तो इंक्रीज करेगा और एक्स गुड्स की परचेजिंग को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अब वाई से उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है अकॉर्डिंग किससे, एक्स से। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों आपस में बराबर नहीं जाए। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि प्राइस डिक्रीज व्हाइल डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज व्हाइल डिमांड डिक्रीज।